हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा पंच। मैं हूं प्रिंस जिंदल और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आने वाले 17 दिनों में आपकी तैयारी की डायरेक्शन किस दिशा में होनी चाहिए कि आप इन दिनों में बेस्ट प्रिपेयर करके अपना यूपीएससी का प्रीलिम्स क्रैक कर लो। तो अपनी स्ट्रैटेजी को जानने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूपीएससी की एग्जाम का नेचर, इसकी हार्श रियलिटी। हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, समटाइम्स 15 लाख 15 लाख लोग इसका फार्म भरते हैं और जिसमें से सिर्फ 5 से 6 लाख लोग 50%, समटाइम लेस देन 50% लोग इसमें एक्चुअल में अपीयर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीरियस कैंडिडेट्स। उसमें से भी सिर्फ 10 से 12 अराउंड 10 to 12,000 लोग ही क्वालिफाई करते हैं इस एग्जाम को। यही कारण है कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा मैसिव है। इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आपका कोई भी गलती करने का चांसेस बहुत कम है, कोई भी एरर, कोई भी मिस्टेक करने के चांसेस बहुत कम है। इवन आपका एक क्वेश्चन गलत होना आपके सिलेक्शन को डिसाइड कर सकता है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे या नहीं। इसलिए प्रीलिम्स का पेपर सिर्फ नॉलेज का नहीं है, इट इज ए टेस्ट ऑफ योर प्रिसीजन, योर हार्ड वर्क एंड योर प्रेपरेशन स्ट्रेटजी, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग इन अ राइट वे और नॉट। तो इसीलिए आपको समझना चाहिए, क्योंकि इसकी ये हार्श रियलिटी है। तो जो आप फिलोसफी अडोप्ट करें इस पर्टिकुलर एग्जाम को प्रेपरेशन में, वो बहुत ही प्रिसाइज्ड होनी चाहिए, वो बहुत ही स्ट्रेटजिक होनी चाहिए, सो दैट यू कैन क्वालिफाई द प्रीलिम्स। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसी एग्जाम में ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट अबाउट स्टडिंग मोर। समटाइम्स पीपल आर थिंकिंग कि ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे, ज़्यादा कंटेंट कवर करेंगे, एक सब्जेक्ट को अलग अलग 4-5 बुक से पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। दिस इज नॉट ट्रू। कितना भी पढ़ लो, फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने ही आप अटैम्प्ट कर पाओगे। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें, आपकी स्ट्रेटजी किस तरह से आपने प्रिपेयर की है, वो आपको हेल्प करेगा। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कर लेना आपके सिलेक्शन को डिसाइड नहीं करता है। इन्फॉर्मेशन कितनी भी कलेक्ट कर लो, इट विल नॉट एंश्योर कि आप सेलेक्ट होंगे ही होंगे। इसके लिए आपको जो फिलोसफी अडॉप्ट करनी है, आपको सिस्टेमेटिक रिवीजन करनी है। आपकी रिवीजन की प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अगले 17 दिनों में किस तरह की रिवीजन आप प्रेफर करोगे, कितने साइकिल में रिवीजन करोगे, कौन से टॉपिक्स पे फोकस करोगे। आपको प्रॉपर रिवीजन साइकिल्स अडॉप्ट करने होंगे स्ट्रेटजिक वे में। आपका जो रिकॉल का माइंडसेट होना चाहिए, आप जब एक्चुअल मॉक पेपर सोल्व कर रहे हो, वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। आपके पास प्रॉपर मेमोरी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि किस तरह की ट्रिक्स, किस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करनी है अपने एग्जामिनेशन में। आपको एलिमिनेशन की टेक्निक्स पता होनी चाहिए, क्योंकि 100 में से ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको 70-80 क्वेश्चन श्योरिटी से आते हैं। आप सिर्फ 40 क्वेश्चंस तक ही पहुंच सकते हो कि आपको श्योरिटी से आते हैं। मोर देन 40 आपको जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, आपको अपनी एलिमिनेशन करनी ही पड़ेगी। आपको अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ और अपने काम डिसीजन मेकिंग के साथ, कैलकुलेटेड डिसीजन मेकिंग के साथ क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना पड़ेगा। तो उसकी ट्रेनिंग भी आप इसी पीरियड में डिसाइड करते हो, किस तरह की आप मेंटल ट्रेनिंग कर रहे हो कि आप अपना एमसीक्यू अटैम्प्ट सही डायरेक्शन में कर रहे हो, जिससे आपके नेगेटिव सबसे कम हो और पॉजिटिव सबसे ज़्यादा। एंड ऑल्सो ये आपके एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है इमोशनल स्टेबिलिटी। एक्चुअली एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एग्जाम में बैठे हो तो आपका माइंड प्रॉपरली बैलेंस्ड है। ऐसा तो नहीं कि पैनिक कर रहे हो, पैनिक करने के कारण 3-4 क्वेश्चन गलत कर दिए। एमसीक्यू वो ओएमआर शीट फिल करनी थी और ओएमआर शीट गलत फिल कर दी। इमोशनल स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दिस इज़ द कोर फिलोसफी। आप अगर प्रीलिम्स की एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो ये 4 पॉइंट आपको हमेशा माइंड में रखने हैं। इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने 70 डेज का रोड मैप प्रिपेयर किया है, जिसको हमने 3 पार्ट में ब्रेक डाउन किया है। स्टेज 1 जिसमें हम 50 दिन रखे हैं, जिसमें 50 दिन में आपको डेप्थ बिल्डिंग पे फोकस करना है, फंडामेंटल्स को कवर करने पे फोकस करना है, हम डिस्कस करेंगे अभी। एंड इसके बाद रिवीजन, सेकंड रिवीजन के टाइम पे आपको पूरे सब्जेक्ट्स को कंसोलिडेट, पूरी प्रेपरेशन को कंसोलिडेशन करने में और फुल लेंथ टेस्ट पेपर अटैम्प्ट करके अपनी एक्यूरेसी को देखने में फोकस करना है। एंड लास्ट में हाई इंटेंसिव रिवीजन करनी है और मेंटल कंडीशनिंग करनी है कि हाँ, आप जो अटैम्प्ट दे रहे हो वो प्रॉपरली अपना बैलेंस्ड माइंडसेट के साथ दे रहे हो। तो सच काइंड ऑफ ट्रेनिंग शुड बी देयर। तो स्टेज 1 की बात करते हैं। इसमें स्टेज 1 जो हमने यहाँ पे 11 मार्च से लेकर 30 अप्रैल रखी है, 50 डेज में क्या क्या आपको कवर करना है। आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने हैं, आपको स्टैटिक और करंट की इंटीग्रेशन करनी है। जिस तरह से आपको स्टैटिक पढ़ना है, करंट अफेयर करना है, इस टाइम पे आपको कोई नए बल्कि सोर्सेस नहीं कलेक्ट करने हैं। समटाइम हम नई बुक्स उठा लेते हैं, नए मार्केट से करंट अफेयर की मैगजीन ले आते हैं, नई अलग से बुक्स ले लेते हैं कि ये सब्जेक्ट तो मेरा वीक रह रहा है, इसके लिए एक और बुक पढ़ लेता हूँ। नहीं, इस पीरियड में कोई भी नई बल्कि बुक मत उठाओ। अगर कोई बुक उठा रहे हो, ऐसी बुक उठाओ जिसको आप 1 से 2 दिन में पढ़ के ख़त्म कर सको और उसमें से पॉइंट्स कलेक्ट करके अपने नोट्स में ऐड कर सको।
इट इज़ टाइम टू रिफाइन। जो आपको ऑलरेडी पता है उसको रिफाइन करने की ज़रूरत है, फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ना कि कोई नया कंटेंट ऐड करने का। तो डोंट ऐड एनी न्यू बल्कि सोर्सेस एट दैट टाइम। तो आपको करना क्या है, क्या कवर करना है इस पर्टिकुलर पीरियड में, आपको एनसीईआरटी की रिवीजन करनी है। जितनी एनसीईआरटी है उसमें से भी सिलेक्टिव पोर्शन रिवाइज करने हैं, सिलेक्टिव एनसीईआरटी एंड सिलेक्टिव कंसेप्ट। हर एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं होती और हर एनसीईआरटी में हर वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता। बी सिलेक्टिव वाइल रीडिंग एनसीईआरटी और वाइल कलेक्टिंग फैक्चुअल डिटेल्स एंड कंसेप्चुअल डिटेल्स फ्रॉम द एनसीईआरटी। सिलेक्टिव होना चाहिए आपको। स्टैंडर्ड बुक्स, एक सब्जेक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड बुक। डोंट गो फॉर मोर देन वन स्टैंडर्ड बुक फॉर एनी सब्जेक्ट। पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, मोर देन इनफ है, आपको उसके बाद दूसरी बुक नहीं लेके आनी है उसके लिए। क्लास नोट्स प्लस स्टैंडर्ड बुक, सेल्फ मेड नोट्स, जो भी आपने क्लासेस किए हैं या फिर अपने खुद से नोट्स बनाए हैं अलग अलग वेबसाइट से देख के या यूट्यूब पे देख के या क्लासेस लेके, तो उस नोट्स को ही पढ़ना है, उसी को कॉम्प्रिहेंसिवली उसी में वैल्यू एडिशन करनी है फ्रॉम एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड सोर्सेज। डोंट गो फॉर एनी न्यू बल्कि रिसोर्सेज। एंड एक साल का करंट अफेयर कवर करना है। हमारा मई में एग्जाम में, तो लास्ट ईयर के जून से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो जून 2025 ऑनवर्ड्स आपको करंट अफेयर कवर करना चाहिए इस पीरियड में। और 25 साल के PYQs करने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQs कंपास, ये आपको डायरेक्शन देती है आपकी प्रिपरेशन का। PYQ कैसे करने हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो सेक्शनल मॉक टेस्ट, जो सब्जेक्ट की आप एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक कवर कर रहे हो उसी का 1 से 2 सेक्शनल पेपर अटैम्प्ट करो, नॉट मोर देन 2। एक सब्जेक्ट के लिए 2 सेक्शनल टेस्ट पेपर से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करने चाहिए। डोंट ओवर डू, डोंट अटैम्प्ट मोर देन 30, 40, 50। कुछ लोग 70 मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। इसलिए कम से कम पढ़ो। आप 10 से 15 कर पा रहे हैं, 10 से 15 ही टेस्ट पेपर अटैम्प्ट करो, ठीक है। 10 to 12 सेक्शनल टेस्ट एंड 4-5 फुल लेंथ टेस्ट, मोर देन इनफ है। इसके बाद 25 साल के PYQ करो। PYQ विल एक्चुअली प्रोवाइड यू द डायरेक्शन, एक्चुअली प्रोवाइड यू द यूपीएससी फिलोसफी। एंड देन CSAT की रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना है। तो बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, इस पीरियड में सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करना है। तो हमने बात की आपको एनसीईआरटी कवर करनी है, स्टैंडर्ड बुक्स कवर करनी है या फिर सेल्फ मेड नोट्स, ये ठीक है। बट इनको पढ़ते हुए, ये तीनों चीज़ कवर करते हुए सबसे ज़्यादा फोकस क्या होना चाहिए, हाई यील्डिंग एरिया पे। हाई यील्डिंग एरिया टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे, PYQ से। तो PYQ से आपको हाई यील्डिंग टॉपिक्स पता चल गए, उन पे सबसे ज़्यादा एम्फेसिस करना है। अब आपको वर्ड बाय वर्ड बुक रीडिंग नहीं करनी है, नहीं तो आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे उसी को पढ़ते ही रह जाओगे। पता चलेगा 20 दिन हो गए आपकी पॉलिटी ख़त्म नहीं हो रही है, 30 दिन हो गए आपकी इकोनॉमिक्स ख़त्म नहीं हो रही है। तो आपको 7 to 10 डेज से ज़्यादा आप दे ही नहीं सकते इस पीरियड में। एक सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम 10 डेज हैं आपके पास, मैक्सिमम आपको 7 डेज में ही कवर करना है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हाई यील्डिंग टॉपिक्स, हाई यील्डिंग टॉपिक्स पे ही फोकस करना है। जैसे पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक्स में जैसे आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स, देन DPSPs, देन फंडामेंटल ड्यूटीज़, फिर पार्लियामेंट का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फेडरलिज्म। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। कहाँ से पता चलेगा ये सब, PYQs कि कौन सी थीम्स बार बार रिपीट हो रही है। रिसेंटली कोई बिल पास हुए हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई हो, कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिबेट चल रही हो, उसको फोकस करो। आर्टिकल्स जो लगातार न्यूज़ में है किसी ना किसी केस के कारण, अब सबरीमाला का केस चल रहा है तो आर्टिकल 25 और 26 न्यूज़ में रहेंगे। तो जो आर्टिकल न्यूज़ में है उसको फोकस करो। राइट टू लाइफ फोकस में रहता है आर्टिकल 21। तो जो आर्टिकल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कोई वर्डिक्ट आ रही है, कुछ भी आ रहा है, उन आर्टिकल्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। सिमिलरली ज्योग्राफी के लिए फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट का लिंकेज या फिर मैपिंग। अभी पूरा वेस्ट एशिया में वॉर चल रहा है, वेस्ट एशिया, ईरान इसराइल में वॉर चल रहा है और इस पीरियड में बहुत सारी मैपिंग लोकेशन आ रही है, कहाँ पे अटैक हुआ, कौन सी जगह पे डिस्ट्रक्शन हो गया। तो मैपिंग वो लोकेशंस हैं, वो लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो यूपीएससी में PYQ बन सकता है, यूपीएससी का क्वेश्चन आ जाएगा MCQ। तो जो भी लोकेशन न्यूज़ में है उसको फोकस करना है। ज्योग्राफी के लिए कोई वोल्केनो है, रिसेंटली कोई वोल्केनो इरप्ट हुआ है, उस जगह को लोकेट करना है। कहीं पे अर्थक्वेक आया है, उस जगह को लोकेट करना है। तो जून 2025 ऑनवर्ड जो भी लोकेशन में रही हैं, प्लेसेस इन न्यूज़ जिसको हम बोल देते हैं, प्लेसेस इन न्यूज़, चाहे वो नेशनल सिनेरियो में हो चाहे वो इंटरनेशनल सिनेरियो में हो, दोनों ही हमें कवर करने हैं।
देन इकोनॉमिक्स के लिए इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, फिजिकल पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बैंकिंग से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसमें से भी सबसे ज़्यादा आरबीआई ने कुछ नई पॉलिसी लेके आया तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बजट, इकोनॉमिक सर्वे से पिछले साल ही 3 क्वेश्चन यहाँ से आए थे डायरेक्टली, बजट से डायरेक्टली पूछा गया था फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। स्कीम्स एंड रिपोर्ट, कोई स्कीम न्यूज़ में है उसको कवर करना है। सिमिलरली बाकी सब्जेक्ट्स का भी यहाँ पे हाई यील्डिंग टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हो। ये मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, या फिर इस नंबर से आप मंगा सकते हैं 7042341210। तो ये मैं शेयर कर दूंगा, आप इस नंबर पे मैसेज करके भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के हाई यील्डिंग टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर में बुद्धिज्म, जैनिज्म, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन इसी एरिया से आते हैं। अगर जो आर्ट एंड कल्चर से 8 क्वेश्चन आए हैं तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन आर्किटेक्चर, बुद्धिज्म, जैनिज्म पे होंगे, और 1-2 क्वेश्चन परफॉर्मिंग आर्ट, मार्शल आर्ट्स, डांस, म्यूजिक, क्लासिकल डांस एंड फोक डांस, फिर पेंटिंग्स, इन सब चीज़ों पे आते हैं। ओके, या फिर यूनेस्को की साइट के ऊपर आते हैं। कोई यूनेस्को में नई साइट ऐड हुई है, चाहे वो टेंजिबल हो या फिर इंटेंजिबल, इन चीज़ों पे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो हाई यील्डिंग टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। देन सीसेट की अगर बात करें तो डोंट इग्नोर दिस। आप देख रहे हो ये पैर में, सीसेट हमेशा यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये काम करता है। तो सीसेट क्वालिफाइंग जरूर है, आपको सिर्फ 33%, 67 नंबर लेके आने हैं, बट ये ऑप्शनल नहीं है। इसमें से इतने नंबर लेके आने पड़ेंगे। हर साल बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका सीसेट क्वालिफाई नहीं होता। जीएस में वो 90, 100, समटाइम मोर देन 120 भी, उन लोगों का भी 67 नंबर नहीं आते हैं, 66, 67। तो सीसेट याद रखिए, इट इज़ क्वालिफाइंग बट नॉट ऑप्शनल। इसको अच्छे से तैयारी करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। ओवर कॉन्फिडेंट रहोगे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सो प्रिपेयर फॉर सीसेट रेगुलर बेसिस पे। डेली 30 मिनट लगा पा रहे हैं तो बेस्ट है, अदरवाइज वीक में आपको 3 to 4 आवर देना चाहिए, क्योंकि हर साल इसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। कॉम्प्रिहेंशन जो आरसी आते हैं वो पैसेज लेंथी होते जा रहे हैं, और उसमें भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आती हैं, कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट एग्जाम हॉल में। टाइम मैनर में क्वांट के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाता क्योंकि वो टफ होते हैं। कैट लेवल के कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, कहने को 10th लेवल का प्रिपेयर करना है, कई बार वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम हॉल में, हम वहाँ पे नहीं सोल्व कर पाते हैं। देन अनप्रडिक्टेबल पेपर पैटर्न, पेपर का पैटर्न कई बार इतना अनप्रडिक्टेबल आ जाता है, जिस तरह से सोचा होता है वैसा नहीं होता। हम सोचते हैं कि 30 क्वेश्चन तो एलआर के या इसके आ जाएंगे, मैं तो बच जाऊंगा, ऐसा नहीं है। कई बार क्वेश्चंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस का इधर उधर हो जाता है। तो ऑलवेज प्रिपेयर फॉर योर स्ट्रेंथ। आप चेक करिए अपनी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, वीकनेस कहाँ पे, अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करिए। ठीक है। देन पीवाईक्यूज, इस पर्टिकुलर स्टेज में पीवाईक्यूज का यूज कैसे करना है, जैसे मैंने बताया आपको 25 साल के पीवाईक्यू एनालाइज करने हैं। पीवाईक्यूज क्या है, आपके लिए डायरेक्शन का काम करता है कैंपस। नहीं तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, पीवाईक्यूज की बुक खरीदते हैं मार्केट से 20-25 साल के पीवाईक्यूज की, उसको एक कोने में रख देते हैं कि सर हमें तो टाइम ही नहीं मिला। अरे भाई टाइम नहीं मिला तो फिर वो खरीदी क्यों थी? वो इंपॉर्टेंट है तो खरीदी थी ना, इंपॉर्टेंट है, खरीदी है, उसे पढ़ना है। सोल्व दीज क्वेश्चंस, रीड एंड प्रॉपरली एनालाइज दीज क्वेश्चन। सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको एनालाइज भी करना है, हर ऑप्शन को अच्छे से देखना है उसको। जैसे ये ढक्कन हम फेंक देते हैं ना, ये सोडा के बोतल के, कोल्ड ड्रिंक वगैरह के ढक्कन, अगर इन चीज़ों को आप फेंक दोगे तो वो कोने में ही पड़े रह जाएंगे। अगर उसी को प्रॉपरली एनालाइज करके, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड करके प्रॉपरली पढ़ लोगे तो ये खूबसूरत जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर बनी है, सिमिलरली यू कैन ऐड वैल्यू टू योर प्रेपरेशन। आपको वो प्रॉपरली डायरेक्शन देगी, पैटर्न आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर देगी, कौन से रिपीटेड एरिया, कौन से रिपीटेड थीम्स है उसको जानने में हेल्प करेगी। आपको ये पता चलेगा यूपीएससी किस तरह के ट्रैप्स में फंसाता है। आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सोल्व करोगे उससे उतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी, वो सिर्फ आपको रिवीजन में हेल्प करती है। टेस्ट सीरीज यूपीएससी की फिलोसफी जानने में हेल्प नहीं करती। आपके ये पीवाईक्यूज होते हैं जो आपको एक्चुअल यूपीएससी के एमसीक्यूज की फिलोसफी जानने में मदद करती है। सो गो थ्रू योर पीवाईक्यूज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to cover PYQs and identify recurring themes and identify the UPSC traps. So these are the things we have to cover for stage 1. और बात करते हैं स्टेज 2 की। अब आपने एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, पूरे सिलेबस को अच्छे से स्टैंडर्ड बुक, NCERT
अपने सेल्फ मेड नोट्स पढ़ लिए, साथ में आपने PYQ सोल्व कर लिए 25 साल के, फिर आपने सेक्शनल टेस्ट भी दे लिए, ठीक है, अपने 50 दिन में इतना बढ़िया कर लिया। अब क्या करोगे, अब उन्हीं सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करना है, सेम चीज़ों को रिवाइज करना है। अब इस पहली स्टेज में आपने स्टडी की थी, स्टडी कर लिया चीज़ों की, स्टडी में क्या है, रीड एंड एनालाइज कर लिया, ठीक है। अब इसको रिकॉल करना है, रिफाइन करना है, सेकंड रिवीजन करनी है प्रॉपर मेमोरी ट्रिक्स के साथ। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्विकली रिवाइज करना है, क्योंकि 15 ही दिन है, जो आपने पिछले 50 दिन में पढ़ा है उसी चीज़ों को आपको 15 दिन में पढ़ना है। तो उसका क्या तरीका है, जितने भी आपने नोट्स बना रखे हैं कॉम्प्रिहेंसिव, या फिर अपनी स्टैंडर्ड बुक्स में या फिर NCERT में कुछ एरिया जो हाईलाइट कर रखे हैं, उसी हाईलाइटेड कंटेंट को ही फिर से रिवाइज करिए। जो जो आपके वीक एरियाज हैं, जहाँ पे बार बार दिक्कत होती है कि ये भूल जा रहे हो, उस वीक एरियाज पे फोकस करिए, जहाँ पे बार बार मिस्टेक्स हो रही हैं। आप टेस्ट पेपर अटैम्प्ट किए, पता चल रहा है आपको फंडामेंटल राइट में बार बार मिस्टेक हो रही है, या फिर आपको फिस्कल पॉलिसी के क्वेश्चंस में मिस्टेक हो रही है, या फिर आपको हर बार मार्शल आर्ट्स भूल रहे हो। तो जो चीज़ें भूल रहे हो, वीक एरियाज हैं, उस पर फोकस कर लो इस स्टेज में। देन इस स्टेज में क्या करोगे, फुल लेंथ टेस्ट पेपर सोल्व करोगे, फुल लेंथ टेस्ट। पिछली स्टेज में हमने सेक्शनल किए थे, स्टेज 1 में सेक्शनल, स्टेज 2 में फुल लेंथ टेस्ट पेपर सोल्व करो। अपनी मिस्टेक को प्रॉपरली एनालाइज करके अकॉर्डिंगली वीक एरियाज पे वर्क करो। इस स्टेज में भी आपको ध्यान रखना है, कोई नई बुक ऐड नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए, कोई नया मटेरियल नहीं पढ़ोगे, कोई भी रैंडम सोर्सेस नहीं पढ़ोगे। पैनिक तो करना ही नहीं है, पैनिक करते ही हमारी एनर्जी डाउन हो जाएगी, हम एक्चुअल प्रेपरेशन से भटक जाएंगे, कुछ और ही प्रिपेयर करने लगेंगे, इधर उधर से सोर्सेस इकट्ठा करने लगेंगे। डोंट पैनिक, जो पढ़ा है आपने अच्छा किया है, बी फर्म ऑन दैट, अपने आप पे ट्रस्ट करो, ठीक है। दिस इज अबाउट सेकंड स्टेज। नाउ थर्ड स्टेज में, अब 16 मई के आसपास एग्जाम से ठीक 7-8 दिन पहले आपको किस तरह की प्रेपरेशन करनी है। अब आपने जितना पढ़ा है, जितनी मेमोरी ट्रिक्स बनाई है, जो भी कुछ किया है, इस पर्टिकुलर स्टेज में क्या करना है, इंटेंसिवली रिवाइज करना है। इंटेंसिवली रिवीजन के साथ आपके मेंटल की कंडीशनिंग करनी है, मेंटल टेम्परामेंट तैयार करना है कि अगर यूपीएससी में 100 क्वेश्चन आते हैं, मैं कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करूंगा, क्या मैं 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूंगा या 90 करूंगा। मुझे तो फॉरेस्ट की कट ऑफ क्लियर करनी है, मुझे तो 90 अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। अब 90 अटैम्प्ट करने हैं तो कितने क्वेश्चन आपको 100% श्योरिटी से आते होंगे, 40, 45। फिर कितने क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन या फिर इंटेलिजेंट गेस करना होगा। तो वो प्रॉपरली मेंटल की कंडीशनिंग आप इस स्टेज में करना स्टार्ट कर दोगे। कैसे करोगे, तो इस स्टेज में आप अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करोगे, जितने भी नोट्स बना रखे हैं, वो आपको मेमोरी ट्रिक्स को रिवाइज करने में हेल्प करेगा। PYQs की जो फिलोसफीज आपने आइडेंटिफाई की थी फर्स्ट स्टेज में आपने फिलोसफी आइडेंटिफाई कर ली, यूपीएससी के ट्रैप्स आइडेंटिफाई कर लिए, उन्हीं ट्रैप्स को फॉलो करते हुए आप अपनी मेंटल कंडीशनिंग करोगे, करंट अफेयर को रिवाइज करोगे, जितने भी हाईलाइटेड पोर्शन है उसको पढ़ोगे। इस स्टेज में भी कोई नई बुक्स नहीं पढ़ोगे, कोई टेस्ट सीरीज सोल्व नहीं करोगे, नो टेस्ट सीरीज इन दिस स्टेज। याद रखो, एग्जाम से 7 दिन पहले किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज नहीं करनी चाहिए, ओनली एंड ओनली PYQs। याद रखिए इस चीज़ को, 7 दिन पहले किसी कोचिंग के टेस्ट पेपर नहीं सोल्व करने चाहिए। अब आपको अपनी रिवीजन करनी है, अपनी चीज़ें करनी है, PYQs की जो फिलोसफी आइडेंटिफाई करी है उसी पे फोकस करना है, पैनिक नहीं करना है। तो रिवीजन के टाइम पे आपका प्रेपरेशन का फोकस हो सकता है, जो भी आपने कोई फैक्चुअल पॉइंट आइडेंटिफाई किए हुए हैं जो बार बार बोल रहे हैं, कोई माइक्रो नोट्स बनाए हैं, कोई प्रीवियसली मार्क्ड मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया है, कोई कन्फ्यूज कर रही है। फॉर एग्जांपल कई बार किसी को कन्फ्यूजन होती है, जैसे आर्टिकल 32, अब सर्श्योररी प्रोहिबिशन। अब इसके बीच में बार बार कन्फ्यूजन होती है कि कोर्ट किस केस में प्रोहिबिशन करता है, किस केस में सर्श्योररी करता है। इस तरह की जो कन्फ्यूजन होती है, फंडामेंटल राइट वर्सेज फंडामेंटल ड्यूटी वर्सेज प्रेम्बल, कि ये चीज़ प्रेम्बल में है या फंडामेंटल राइट में है या फंडामेंटल ड्यूटी में है। मार्शल आर्ट्स, टेम्पल आर्किटेक्चर, ये नगरा आर्किटेक्चर का पार्ट है या द्रविड़न आर्किटेक्चर का पार्ट है या बेसारा आर्किटेक्चर का पार्ट है। तो कन्फ्यूजन जो होती है उन चीज़ों पर फोकस करना है। जैसे पॉलिटी में आर्टिकल्स जो जल्दी जल्दी हम भूल जाते हैं, अमेंडमेंट शेड्यूल्स के ऊपर, रिसेंटली जो न्यूज़ में उन चीज़ों के ऊपर, एनवायरनमेंट में कन्वेंशन स्पीशीज़ के ऊपर, इकोनॉमिक्स में रिपोर्ट्स के ऊपर, इंडिसेस, टर्मिनोलॉजी के ऊपर, हिस्ट्री में टाइमलाइन बेस्ड रिकॉल करोगे। हमेशा हम टाइमलाइन भूल जाते हैं कि गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या हुआ था, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में, चार्टर एक्ट में कौन सा प्रोविजन था, इस तरह की चीज़ों को रिकॉल करोगे। ज्योग्राफी में मैपिंग, रिवर्स की ट्राइब्यूटरी भूल जाते हैं, रिवर्स के ऊपर कौन कौन से डैम में भूल जाते हैं, तो लास्ट फेज में रिवाइज कर सकते हो। लोकेशंस, बार बार बोलने वाली चीज़, प्लेसेस इन न्यूज़, उसको मैप में बार बार देख के आइडेंटिफाई होंगे। स्टेट्स, इंग्लिश चैनल्स, जो भी
मैपिंग में आप चीज़ें कवर करते हो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से पास हो रहा है, क्लाइमेटोलॉजी रिलेटेड कंसेप्ट, साइंस एंड टेक में इसरो डीआरडीओ के रिलेटेड कोई इनोवेशन, कोई नया सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, या फिर डीआरडीओ ने कोई नई मिसाइल, कोई रॉकेट लॉन्च किया है, कोई नई डेवलपमेंट किया, उन चीज़ों के ऊपर रिवीजन, सी सेट के कोई फॉर्मूला जो लास्ट टाइम पे आपको रिकॉल करने हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर आप फोकस करते हो लास्ट स्टेज में। तो दीज आर ऑल अबाउट आर 3 स्टेजेज जो आपको फॉलो करनी है। और इन सब स्टेजेज में आपका गोल्डन रूल क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं करोगे रिसोर्सेज, कुछ भी हो जाए आप मल्टीपल रिसोर्सेज से एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। डोंट चेंज न्यू कंटेंट, कोई भी नया कंटेंट नहीं पढ़ोगे, जो अभी तक पढ़ते आए हो पिछले 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, उसी कंटेंट को फर्दर पढ़ोगे, उसी में से जो बार बार गलतियां करते हो उसे आइडेंटिफाई करोगे और उसे करेक्ट करोगे। रिवीजन पे ज़्यादा फोकस होगा रीडिंग से ज़्यादा, रिवीजन ज़्यादा करना है इन कंपेरिजन टू रीडिंग। एनालाइज ज़्यादा करना है, अटैम्प्ट नहीं। कई बार क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करते रहते हैं कि 40 से ज़्यादा हम टेस्ट पेपर सोल्व करेंगे, 4000 5000 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर नहीं रहे हैं, आइडेंटिफाई कर नहीं रहे अपनी मिस्टेक। आपके वीक एरिया नहीं पता, आपके स्ट्रेंथ नहीं पता है, एनालाइज ज़्यादा करिए। डोंट कंपेयर, अपनी प्रेपरेशन को किसी और स्टूडेंट के साथ कंपेयर मत करिए। आपने कोई किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज या फिर कोई ऑल इंडिया लेवल का कोई टेस्ट लगाया है, आपके कम मार्क्स आ रहे हैं और किसी के ज़्यादा आ रहे हैं, डोंट कंपेयर योर प्रेपरेशन विद दैट पर्सन। वो आपको एक्चुअल रिफ्लेक्शन नहीं देता है आपके एग्जाम का। हमेशा अपनी तैयारी को अपने साथ ही कंपेयर करिए। ऑलवेज डू द थिंग्स बेटर देन यस्टरडे, कल जो हुआ है उससे ज़्यादा बेहतर आज करना है। हमेशा अपने आप से ही कंपेयर करिए, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन। हर किसी का प्रेपरेशन करने का तरीका अलग है, हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग है, हर किसी के गोल्स अलग हैं, हर किसी की मोटिवेशन अलग है। सो डोंट कंपेयर योर प्रेपरेशन विद एनीवन एल्स। दीज आर द गोल्डन रूल्स विच वी हैव टू फॉलो फॉर आवर प्रेपरेशन। इसी प्रेपरेशन को फॉलो करते हुए अगर आप डेली अपने रूटीन की बात करें, डेली के अगर 24 आवर्स 24 घंटे हमारे किस तरह के होने चाहिए अगर बात करें, तो हमेशा ध्यान में रखना है सबसे पहली चीज़ 7 to 8 आवर्स मैंडेटरी स्लीप। डोंट कॉम्प्रोमाइज यूअर स्लीप एट दैट स्टेज। लोग इस स्टेज में नॉक्चरल हो जाते हैं, रात को जगते हैं, दिन में सोते हैं। डोंट डू दैट। आप सन की रिदम को फॉलो करिए, सन राइज के साथ उठिए और सनसेट के साथ सोइए। अपने डेली रूटीन को मत बिगाड़िए। आप अपने 7 से 8 घंटे की नींद को पूरा करिए। जितनी ज़्यादा नींद प्रॉपर लेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी रिटेंशन पावर इंप्रूव होगी। जितना सोएंगे उतना ही ज़्यादा एक्टिव रिकॉल कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा मेमोरी रिटेन होगी आपके माइंड में। 6 घंटे जिसमें से 3 से 4 घंटे अगर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो डेली, तो कोर सब्जेक्ट को 3-4 घंटे, 2 से 3 घंटे दूसरे सब्जेक्ट को दे सकते हो। 6 to 7 आवर एक्टिवली आपको सब्जेक्ट की रीडिंग करनी चाहिए। फिर 1 से 1.5 घंटा आपको करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। 1 से 2 घंटा PYQs एंड मॉक टेस्ट सोल्व करने चाहिए और 30 मिनट सी सेट, जिसको तो इग्नोर करना ही नहीं है। ये आपका रूटीन होना चाहिए। और इसके अलावा यू शुड ऐड एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स या तो योग करिए, वॉक करिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, जिम करिए। अब कुछ ना कुछ आपके रूटीन में एक्सरसाइज होनी चाहिए। वो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, आपकी बॉडी को ज़्यादा प्रिपेयर करने के लिए, रूटीन में ज़्यादा चीज़ें कवर करने में हेल्प करती है। जितना ज़्यादा लेजी होंगे, जितनी ज़्यादा ये सब एक्टिविटी नहीं करेंगे, उतना ही रिटेंशन पावर उन सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। स्लीप एंड एक्सरसाइज इज मैंडेटरी फॉर यू फॉर नेक्स्ट 70 डेज और इन जनरल भी जरूरी है। बट इन 70 दिनों में तो बिल्कुल हेल्दी डाइट होनी चाहिए, हेल्थ को मेंटेन करना है। 2-4 दिन भी हेल्थ ख़राब होती है तो वो हमारी प्रिपरेशन को इम्पैक्ट करती है। तो बी केयरफुल अबाउट योर रूटीन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेंसिटी। अगर आप प्रॉपर इस डिटेल को और ज़्यादा डिटेल में देखना चाह रहे हो कि आपका 24 घंटे का शेड्यूल कैसा होना चाहिए, आपको ये लिंक दिया है, इस लिंक को फॉलो कर सकते हो। इसमें प्रॉपर ब्लॉग दिया गया है 24 आवर के रूटीन का। तो हमने इसी 70 दिन के रोड मैप की बात की है। पहले में NCERT स्टैंडर्ड बुक, सेल्फ मेड नोट्स की बात करेंगे, की पढ़ाई करेंगे, और 1 साल का करंट अफेयर और 25 साल का PYQs एंड सेक्शनल टेस्ट पेपर अटैम्प्ट करेंगे एंड सी सेट प्रैक्टिस करेंगे रेगुलरली। स्टेज 2 में 15 दिन में, पहले 50 दिन में आप ये सब करोगे, देन 15 दिन में आप क्विक रिवीजन करोगे, हाईलाइटेड पोर्शंस को फिर से रिवाइज करोगे, अपने वीक एरियाज पे फोकस करोगे, फुल लेंथ टेस्ट पेपर अटैम्प्ट करोगे। स्टेज 3 में मेंटल कंडीशनिंग करोगे और टेम्परामेंट डिसाइड करोगे कि एग्जाम में एक्चुअल आपको पेपर जब अटैम्प्ट करना है किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इसमें अपने माइंड को प्रिपेयर करोगे। दिस इज ऑल अबाउट हर 70 डेज स्ट्रेटजी एंड 70 डेज रोड मैप जो आपको फॉलो करना चाहिए। हाँ, अगर आप ये सब स्ट्रेटजीज या अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है और UPSC प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं अभी, तो यू कैन ऑल्सो टेक अ सेशन विद अस। 11 रुपये का सेशन ले सकते हो हमारे साथ। इवन इसमें पे लेटर
की सुविधा भी है, आप पहले सेशन करिए उसके बाद पे कर सकते हैं। और कोई भी स्ट्रेटजी डिस्कस करनी हो, कोई डाउट आ रहा हो माइंड में, प्रेपरेशन को लेके कुछ चैलेंजेस आ रहे हो, यू कैन डिस्कस विद अस, वी विल प्रोवाइड यू ऑल सपोर्ट फ्रॉम आवर सेल्फ। एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आवर प्रीलिम्स मेंटरिंग प्रोग्राम। इसमें आपको एक पर्सनल मेंटर मिल जाएगा, आपका जो डेली क्वेरी हो उन सब वो सब पूछ सकते हैं। इसमें हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो 11 मार्च को स्टार्ट हो रहा है। यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम फॉर कंटिन्यूस मेंटरिंग। अगर वन टाइम आपको कोई अभी कोई गाइडेंस चाहिए तो यू कैन ज्वाइन फॉर वन सेशन एट ₹11। ओके, दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज डिस्कशन। अगर आपको ये सेशन बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ लाइक and share this video and subscribe our channel. Best of luck everyone.